हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं जेई मेन 2019 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करने वाला हूं। किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है हमें, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर से आ गया? मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स से आया तो हमें तुरंत दिमाग कहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए? मैट्रिक्स वाले सारे कॉन्सेप्ट पे। अब हमने देखा, पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर मैट्रिक्स के अंदर कुछ कुछ वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और बोला गया है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है पहले तो। फॉर विच ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू आई थ्री। सबसे पहले तो हमें ये नोटेशन पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? ए ट्रांसपोज, इसका मतलब ए, 3 इंटू आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 वाला। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज क्या होता है? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना। अच्छा, ट्रांसपोज निकाल के उसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 3 इंटू आई थ्री के बराबर। ओके, अब यहाँ पे सिले मिस्टेक होने का चांस क्या है? बहुत बच्चे ट्रांसपोज निकालने में भी गलती कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोज तुमने सही निकाल दिया तो बहुत बच्चे ये कर लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए इंटू बी एंड बी इंटू ए अलग अलग बातें होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा? तो ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 0 2 y 0 2 y 1। सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बनेगा, डेट इज 2x y-1। थर्ड रो थर्ड कॉलम बनने वाला है 2x-y-1। ओके, दिस इज ए ट्रांसपोज। इसका मल्टीप्लीकेशन एक मैट्रिक्स के साथ होने वाला है जो कि है ए 0 2 y 1 2x-y-1 2x-y-1। इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग 3i3 से। एंड 3i3 कैसा दिखेगा? 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज सेम एज 3 0 0 0 3 0 0 3। तो इससे हमें फाइनली इक्वेट करना है जो भी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो चलो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम वाइज करते हैं। मतलब जैसे ये एलिमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो दिस एलिमेंट इज ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 क्या होने वाला है? 0 प्लस 2x इंटू 2x क्या होने वाला है? 4x² प्लस 2x इंटू 2x क्या होने वाला है? 4x²। तो ये फाइनली कितना आ गया? 8x² पहले पोजीशन पे। नेक्स्ट पोजीशन देखना, नेक्स्ट पोजीशन इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y इज बेसिकली 0 प्लस 2x इंटू वाई इज 2xy प्लस 2x इंटू -y इज -2xy। तो ये तो पूरा का पूरा 0 आ गया, दिस मीन्स यहाँ 0, और मुझे यहाँ 0 ही चाहिए, दिख रहा है। नाउ अगला वाला भी 0 आना चाहिए। 0 इंटू 1 0, 2x इंटू -1 2x इंटू 1, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। चलो, पहला वाला हमने रो को कंप्लीट कर लिया। ये वाला पोजीशन मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2y इंटू 0 इज 0, y इंटू 2x इज 2xy, -y इंटू 2x इज -2xy, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पोजीशन 0, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन देखना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2y इंटू 2y इज 4y², y इंटू y इज +y², -y इंटू -y इज +y²। तो ये फाइनली कितना आ गया? 6y²। नेक्स्ट देखना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2y इंटू 1 इज 2y, y इंटू -1 इज -y, -1 इंटू y इज -y, दिस इज अगेन 0। तो यहाँ 0 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला पोजीशन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखो, 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 2x इज +-2x,
1 इंटू 2x इज प्लस 2x, तो ये कट के 0 आ गया, यहाँ 0। नेक्स्ट पोजीशन ये वाला, मुझे लग रहा है कि ये 0 आएगा। 1 इंटू 2i इज 2i, माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस वाई, 1 इंटू माइनस वाई इज माइनस वाई। मुझे पता था ये 0 आने वाला है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज फिर से 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो ये तो फाइनली तुम्हारा 3 आ गया। अच्छा, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि वी हैव टू इक्वेट दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स, मतलब सारे अल्टरनेट जो भी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी पोजीशंस हैं, सारी पोजीशंस के वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। यहाँ से यू विल फाइंड 8x² की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, और x² की वैल्यू आ गई 3/8, और x की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस √3/8। सिमिलरली 6y² की वैल्यू आ चुकी है 3, y² की वैल्यू आ चुकी है 1/2, y की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 1/√2। ओके, तो तुम्हारे पास पेयर आया डेट इज प्लस और माइनस √3/8 कॉमा प्लस और माइनस √1/2। दिस इज x कॉमा y। अब बेसिकली होगा क्या, नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है, तो जितने भी पॉसिबल x y के कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो देखना कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो तुम बोलोगे एक बार इसका प्लस के साथ, इसका भी प्लस के साथ, एक बार इसका माइनस के साथ, इसका भी माइनस के साथ, 2 हो चुका है। एक बार इसका प्लस के साथ, इसका माइनस के साथ 3, और एक बार इसका माइनस के साथ, इसका प्लस के साथ 4। तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करें तो 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स नहीं गंवाने वाला ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आया, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 सर्कल दैट टचेज द पैराबोला दिस एट द पॉइंट 1,2 एंड द एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए ना, एरिया ऑफ द स्मॉलर ये सब, तो सबसे पहली बात तो ये काम करो, तुम क्या करो, इसको ड्रॉ कर लो। अब तुम्हें एक और चीज़ दिख रहा होगा कि 1,2 इज लाइंग ऑन दिस पैराबोला, एंड ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax टाइप। तो हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने बोला सपोज दिस इज द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। ओके, नाउ हियर द पॉइंट इज 1,2। अच्छा, इस पैराबोला का फोकस भी वही है, ठीक है, 1,0। नाउ दे आर सेइंग कि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। No. The area of the smaller of the 2 circle that touches the parabola this at the point this and the x-axis. Okay, इस पॉइंट पे एक पैराबोला को सर्कल टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर ऑफ द 2 सर्कल पूछा गया। एक ऐसा भी आएगा, तुम सोचो, एक सर्कल ऐसा भी आएगा बहुत बड़ा वाला, इसीलिए स्मॉलर ऑफ द 2 सर्कल बोला है। तो बेसिकली एक बाहर आने वाला है, एक अंदर आने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकाल के बताना है उन्हें। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। अब इस सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाए, तो मैं सोचना ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट होगा और एग्जैक्टली ये नॉर्मल होगा, और ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेंजेंट, ये एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर से पास करने वाला है। ओके, एंड सर्कल इज ऑल्सो टचिंग द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है तो देखना ये जो डिस्टेंस होगा, इफ दिस डिस्टेंस इज रेडियस, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा ले लूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, अल्फा कॉमा 0, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी मॉड बीटा। ओके, अब यहां से मुझे आई कैन सी अल्फा और बीटा के बीच में जो डिस्टेंस है, अल्फा और बीटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम बीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और ये बीटा भी रेडियस है।
दिस मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा में। अगर मेरे पास अल्फा बीटा दोनों आ जाते हैं तो आसानी से सर्कल आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ओके, तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए। नाउ आई कैन सी अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4 is equal to beta square. So we can see beta square is getting cancelled out. अब यहाँ ध्यान से देखना, आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा, 4 + 1 5 इज इक्वल टू 0, और आई कैन से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज सेम एज 4 बीटा माइनस 5। एक इक्वेशन आ गया मेरे पास अल्फा एंड बीटा में। एक और इक्वेशन चाहिए होगा, अब वो वाला इक्वेशन कहाँ से आएगा सोचो ज़रा। तो मैंने एक कंडीशन बताया क्या, कि अगर मैं इस कॉमन पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका जो कॉमन नॉर्मल होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लूँ सर्कल का और उसको अल्फा कॉमा बीटा से पास करवा दूँ तो मेरे पास एक और अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालता हूँ। नॉर्मल का इक्वेशन या तो अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है तब तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं याद है तो व्हाट यू कैन डू, देख सकते हो ये पॉइंट 1,2 है। अगर ये पॉइंट 1,2 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे अगर मैं टेंजेंट लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2। सो दिस इज 2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज द टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे पता है 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल चुका है, मुझे 1,2 पॉइंट पता है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब यहाँ से यू कैन सी y प्लस x इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एंड नॉर्मल इज पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज 3। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज 3 एंड अल्फा और बीटा में एक और इक्वेशन है मेरे पास। बताओ मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए अगर रेडियस निकल जाएगा काम खत्म, रेडियस इज बीटा, तो मैं किसको एलिमिनेट करूं, अल्फा को। सो अल्फा कैन बी रिटन एज 3 माइनस बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 3 माइनस बीटा से। तो 3 माइनस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 बीटा माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज 9 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 6 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 बीटा माइनस 5। सिंपल है। अब यहाँ से यू कैन सी जितने भी इक्वेशंस आएंगे, दिस इज बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 2 बीटा इज माइनस 4 बीटा, और ये 4 बीटा इधर आएगा तो माइनस 8 बीटा, बीटा स्क्वायर ये सब खत्म हो चुका है। 9 माइनस 6 इज 3, और ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 आएगा, तो 3 प्लस 5 इज 8। तो मेरे पास बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ से 2 बीटा आएगा, बीटा 1 एंड बीटा 2, इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, 2 सर्कल आएंगे, उस सर्कल में जो छोटा वाला सर्कल होगा उसको मुझे एरिया चाहिए। तो नाउ वी कैन सी बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 प्लस और माइनस 64 माइनस 32 इज 32 एंड 32 कैन बी रिटन एज 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस और माइनस 2 रूट 2। तो एक मेरे पास रेडियस आया 4 प्लस 2 रूट 2 एंड दूसरा रेडियस आया 4 माइनस 2 रूट 2। तो ऑब्वियसली छोटा वाला कौन सा है, ऑब्वियसली छोटा वाला कौन सा है, या फिर छोटा वाला कौन सा है, या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, इफ
बीटा अगर मैं ये वाला लूं तो मेरा अल्फा जो आएगा, अल्फा इज 3 माइनस बीटा, एंड ये वाला जो वैल्यू है 4 प्लस 2√2, दिस इज ग्रेटर देन 3, तो अल्फा जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा इन दिस केस, और अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता, वी कैन सी, है ना, अल्फा नेगेटिव नहीं होगा। ओके, सो हमारा जो रेडियस होगा मैं 4 माइनस 2√2 लूंगा, एंड इफ रेडियस इज 4 माइनस 2√2 देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, इफ रेडियस इज 4√2 तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो इसको अब बस हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 तो पहले कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 4 पाई आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या गया 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो 4 पाई ब्रैकेट के अंदर गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√4√2, ठीक है। तो यहाँ से और 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 8 पाई ब्रैकेट के अंदर जाएगा 3 माइनस 2√2। बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इससे बहुत कुछ सीखने मिला। ये क्वेश्चन टफ था, बहुत कम लोगों ने इसको किया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं लगा पाते हैं जेईई मेंस में, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ही मैटर करने लगता है, और तुम लोग बहुत ही फास्ट करने के चक्कर में इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लीव करके निकल सकते हो। देखो बेसिकली तुम्हें लीव कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे, अभी तो मैंने सॉल्व किया तब मुझे पता है, लेकिन तुम क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता कर सकते हो, जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें लगे कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो तुम्हें हर चीज़ आता है, सॉल्व कर लो, ठीक है, भले 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन सॉल्व करके निकल लो। लेकिन अगर तुम्हें लगे कुछ मिसिंग है, तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, आधा मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है सोचने में, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसी टाइम पे छोड़ के निकल लो उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में 3-4 मिनट वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारे पास इनफ टाइम है तब तो तुम टाइम दो, लेकिन वहाँ पे अगर टाइम नहीं होता है तो व्हाट यू कैन डू, ये सारे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे निकलते सर चलो, ठीक है, इजी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो महाभारत टाइप लिख दिया है ना, रामायण टाइप बहुत बड़ा, ओके पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्जाम है। देखो एग्जाम में एक और टेंडेंसी होती है, जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं मतलब इतने बड़े बड़े, तो हमारा टेंडेंसी क्या होता है, हम लोग इतने फास्ट पढ़ते हैं कि क्या होता है, आगे पढ़ लिया पीछे वाला भूल गया, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, और जब भी बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, जब भी लगे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुरंत मार्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो भी बोला गया उसको करते जाओ स्टेप वाइज, ताकि वो क्वेश्चन पार्ट वाइज ब्रेक हो जाए। अब यहां पे देखना, बोला गया सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन अ रो टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहली बात उसने क्या बोला कि बहुत सारे, जैसे पहले रो में एक बॉल रखा, द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल, द सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल एंड सो ऑन, इस टाइप से, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे ही चलता जा रहा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले रो में कितने हैं, 1, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 3, 4, इसी टाइप से, ठीक है। मान लो ये nth रो है तो n, ठीक है, n है यहां पे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने बॉल्स हैं। अब बोला गया इफ 99 मोर आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब मेरे पास ये जो भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे उसमें 99 मोर बॉल्स ऐड कर दिया गया। तो पहले ये काम कर लो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तुम बोलोगे पहले रो में 1 बॉल, दूसरे रो में 2 बॉल, तीसरे रो में 3 बॉल, चौथे रो में 4 बॉल, nth रो में n बॉल, इन सब का एडिशन। तो बेसिकली तुम क्या कहना चाह रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 + n तक का सम, और ये सबको आता होगा n × n + 1/2। ओके, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज हुए हैं उसमें अगर मैं 99 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 99 ऐड कर दूं, then the total number of balls used in forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square। तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे उसको मैं एक स्क्वायर में अरेंज कर सकता हूं, इन स्क्वायर हुज इस साइड कंटेन एग्जैक्टली 2 balls लेस देन द नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल कंटेन्स। अच्छा, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना उसमें हर साइड में कितने बॉल्स हैं, तुम एक ही साइड देख लो, इस साइड में कितने बॉल्स हैं, n बॉल्स हैं, इस साइड में काउंट करोगे तो n बॉल्स आएंगे, इस साइड में भी काउंट करोगे तो n बॉल्स आएंगे। तो बोला n बॉल्स यहां पे है, उससे 2 कम कर दो, n - 2 बॉल्स।
तो जो स्क्वायर बनेगा, जो भी स्क्वायर बनेगा उसमें जो बॉल्स होंगे n-2 बॉल्स आएंगे यहां पे। ओके, देन द नंबर ऑफ बॉल्स यूज टू फॉर्म द इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन नंबर ऑफ बॉल्स यूज टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब हमारे को चाहिए n इंटू एन प्लस 1/2। अभी बताओ स्क्वायर में कितने बॉल्स होंगे? तुम बोलोगे एक कॉलम में n-2 बॉल, दूसरे कॉलम में भी n-2 बॉल, ऐसे n-2 कॉलम्स बनेंगे, तो टोटल बॉल कितने n-2 का होल स्क्वायर, इतने बॉल्स। तो दिस शुड बी इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाला काम कर लिया है, अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत बच्चे n निकाल के मिस्टेक करते हैं। n निकालने के बाद तुम्हें you will have to find the value of n into n plus 1/2. Now see, I can say n into n is n square plus n by 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस 99 इंटू 2 इज 198। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2n। इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज 2n स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4n, और इधर से n स्क्वायर प्लस n प्लस 198, सबको एक साइड ले जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज n स्क्वायर, n माइनस 4n इज माइनस 5n। ओके, हाँ, एंड 198 माइनस 8 इज माइनस 190, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आई कैन सी क्या हो रहा है, 4 इंटू 2 8 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज 4, तो ये 8, तो 2 इंटू 4 इज 8, तो यहाँ से माइनस 9n। ओके, तो यहाँ से आ गया n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 190, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 190 में जब n इज इक्वल टू माइनस 10 रखोगे ये 0 आ जाएगा। सो n प्लस 10 इज वन ऑफ द फैक्टर, दूसरा फैक्टर इज 19 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू माइनस 10, एक वैल्यू 19। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है n इज इक्वल टू माइनस 10 विल गेट रिजेक्टेड एंड n इज इक्वल टू 19 विल गेट सेलेक्टेड। बहुत बच्चे यहीं पे n इज इक्वल टू 19 आंसर खोजना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा किस्मत से आंसर उन्होंने जो ऑप्शंस बनाए उसमें n इज इक्वल टू 19 नहीं डाला। अगर मैं इस एग्जामिनर की जगह होता तो मैं एक ऑप्शन n इज इक्वल टू 19 डालता जरूर। ठीक है, चलो, तो हमें फाइनल आंसर चाहिए n इंटू एन प्लस 1/2, डेट इज 19 इंटू 20/2, सो दिस इज बेसिकली 190। सो द फाइनल आंसर इज 190। बहुत बच्चों ने 19 आया होगा और नहीं समझ में आ रहा होगा तो 190 टिक कर दिया होगा। ठीक है, उससे भी सही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सही करने से मतलब है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करके मजा आ जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत माइंड भी लगता है। तो ये क्वेश्चन जो है टफ कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे जेईई मेंस के लेवल के हिसाब से टफ कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, इजी था, हमने सॉल्व कर लिया। 2, 3 तुमसे नहीं हो रहा है, स्किप करके निकल लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, इजी क्वेश्चन आएंगे कभी ना कभी। चलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मेरे पास m में क्वाड्रेटिक है, x में m स्क्वायर दिस सच दैट द सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटेस्ट। सबसे पहले बोला गया सम ऑफ द रूट इज ग्रेटेस्ट। बताओ अगर इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट होगा कितना, पहले ये बता दो। तुम बोलोगे माइनस बी बाई ए, ये तो सबको आता है, 10th वाले बच्चे भी जानते हैं माइनस बी बाई ए। अब इसके बारे में सोचना, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अगेन एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से सोचना, उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द रूट इज ग्रेटेस्ट। एम इस तरीके से चूज करो कि सम ऑफ द रूट ग्रेटेस्ट हो जाए। ओके, बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट वगैरह करने लगते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालने लगते हैं, लेकिन तुम कॉमन सेंस से सोचो, 3 बेचारा एक कांस्टेंट है, एम स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी हो जाए एम, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, समथिंग अपॉन समथिंग मैक्सिमम कब होगा, जब ये नीचे वाला समथिंग मिनिमम होगा। ए अपॉन बी मैक्सिमम तभी होगा जब बी अपने मिनिमम पे होगा,
क्योंकि b का वैल्यू बढ़ता जाएगा, a अपॉन b का वैल्यू कम होता जाएगा। अच्छा, अब m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। अब हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी तो m इज इक्वल टू कितने पे वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है? तुम बोलोगे सर m इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ओके, तो m इज इक्वल टू 0 पे अगर इसकी वैल्यू मिनिमम हो गई तो मुझे पता चल गया m इज व्हाट 0। तो वहां से मुझे सम ऑफ द रूट पता चल गया, दैट इज 3 अपॉन 1 दैट इज 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पता चल गया, दैट इज 0 अपॉन 1 इज 1। अब पूछा क्या गया है, आगे देखते हैं। बोला गया देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, दिस मीन्स अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। सबको पता है फॉर्मूला अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये सब तो बच्चों का खेल है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। सो व्हाट आई कैन से, ठीक है चलेगा, या फिर ये वाला ही फॉर्मूला लगा सकते थे, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। उसमें भी अल्फा माइनस बीटा तो निकालना ही पड़ता। अब अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं। वी नो अल्फा माइनस बीटा इज रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस बेसिकली अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर कितना होता है? तो तुम बोलोगे सर दिस इज बेसिकली 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा इसका रूट, दिस इज इसका मॉड, तो अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर डेट इज 9 माइनस 4 डेट इज रूट 5। ओके, तो यहाँ से आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू रूट 5। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट 5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इज 1 इंटू रूट 5। तो दिस इज बेसिकली 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 डेट इज 8 रूट 5। तो 8 रूट 5 भाई आंसर हो जाना चाहिए। हाँ दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी सा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखते ही हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया था कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें से ये एक इजी क्वेश्चन था, हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फंडा भी है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो है कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है तो यू कैन स्किप, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया तो स्किप कर लो। लेकिन अब समझना मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बोला है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बी सच दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन 1। कितने बच्चे तो चालाक होते हैं कि जेड की वैल्यू इस तरीके से मान लेते हैं सच दैट मॉड ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, काम कर जाएगा, ठीक है। सपोज मतलब मॉड जेड 1 होता है, मतलब सर्कल एक, सपोज यहीं पे तुमने माना 1,0। अब तुमने अगर जेड को 1/2 मान लिया तो काम तमाम हो गया ना, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1। तो यहाँ पे यू कैन सी 5 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 माइनस 3 1/2, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 5 प्लस 3/2 वट, तो तुम बोलोगे 13/2, और नीचे 5 इंटू 1/2 डेट इज 5/2, तो ये कितना आ गया 13/5। तो बेसिकली तुम्हारा ओमेगा कितना आ गया 13/5। तो दिस इज बेसिकली रियल, तो रियल ऑफ ओमेगा क्या आ गया देख लो, रियल ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 13/5। तो 5 इंटू रियल ऑफ ओमेगा कितना आ गया 13 आ गया, तो 5 इंटू रियल ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो था मेरा शॉर्ट ट्रिक, मतलब ये अगर तुम्हें आता है तो ऑब्वियसली तुम एग्जाम में मचा दोगे, ठीक है। तुमने एक जेड लिया और प्रूफ कर दिया, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इसीलिए मैंने बता दिया ताकि तुम इस टाइप की चीज़ें अप्लाई कर सको, ठीक है। चीट कर लो एग्जामिनर को ही, लेकिन अगर फुल प्रोसेस से किया जाए तो कैसे करेंगे। तो मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है? तुम बोलोगे मॉड जेड के बारे में सर पता है, डेट इज जेड के बारे में पता है। यहाँ पे ओमेगा को किसके फॉर्म में दिया गया है? तुम बोलोगे सर ओमेगा को जेड के फॉर्म में दिया गया है। क्या मैं जेड के बारे में इंफॉर्मेशन यूज करना है, उससे ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है, तो व्हाट शुड आई डू?
तो सर सबसे पहले ये काम कर लो कि जेड को ओमेगा के फॉर्म में लिख लो, उसके बाद ये कंडीशन लगा देना, है कि नहीं। जेड को ओमेगा के फॉर्म में लिख लो और उसके बाद ये कंडीशन लगा देना। ठीक है, लिखते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 ओमेगा इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा z इज इक्वल टू 5 प्लस 3z। ओके, मुझे क्या करना है, z को ओमेगा के टर्म में लिखना है, तो मैं बोलूँगा दिस इज 5 ओमेगा, इस 5 को इधर लाओ तो -5 इज इक्वल टू इस 5 को उधर ले जाओ तो 5 ओमेगा z प्लस 3z। अब मुझे यहाँ से z कॉमन निकाल रहे हैं, तो दिस इज 5 ओमेगा प्लस 3 एंड यहाँ पे आ गया 5 ओमेगा माइनस 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओमेगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 ओमेगा प्लस 3। ठीक है, तो z की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब मॉड z लेस देन 1 है, मुझे पता है, तो मॉड z लेस देन 1 लगाओ। तुम बोलोगे मॉड z इज बेसिकली 5 ओमेगा माइनस 5 का मॉड, मॉड तो स्प्लिट हो जाता है, 5 ओमेगा प्लस 3 का मॉड लेस देन 1 है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव, तो 5 ओमेगा माइनस 5 का मॉड लेस देन मॉड ऑफ 5 ओमेगा प्लस 3। दोनों से 5 कॉमन निकाल ले अगर, तो ओमेगा माइनस 1 का मॉड इज लेस देन ओमेगा प्लस 3/5। ओके, यहां तक फाइनली पहुंच चुके हैं। ओमेगा माइनस 1 लेस देन ओमेगा प्लस 3/5। अब इसका मतलब क्या आएगा, देखो यहां पे यही है कि अगर तुम प्रॉपर मेथड से जाओगे, तुम्हें पूरा हर चीज पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तभी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना मैंने जो बताया शुरुआत में वो तो हमेशा काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, अब तुम्हें ज्योमेट्री आना चाहिए। मॉड ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस। तो जब अर्गेंट प्लेन बनाओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 1 यहाँ पे है कहीं, सॉरी -1 यहाँ पे है, तो मुझे चाहिए -3/5, तो मैं -3/5 बोल देता हूँ, यहाँ पे है, एंड 1 कहीं यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब मुझे ओमेगा इस तरीके से है सच डेट ओमेगा का डिस्टेंस 1 से एंड ओमेगा का डिस्टेंस -3/5 से, तो ओमेगा का डिस्टेंस -3/5 से बड़ा है ओमेगा का डिस्टेंस 1 से। तो मैं सबसे पहले वो वाला लाइन निकाल लेता हूं जब ओमेगा का डिस्टेंस 1 से सेम है जो ओमेगा का डिस्टेंस 3/5 से था, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इस दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बताओ, तो तुम बोलोगे -3/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिडिल पॉइंट, सो दिस इज बेसिकली 5 - 3 डेट इज 1/5 में से 3 गया 2/5 डिवाइड बाई 2 तो 1/5। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 1/5 वाला लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो ओमेगा, उसका डिस्टेंस हमेशा हमेशा यहाँ से और यहाँ से सेम आने वाला है। ओके, दिस मीन्स तुम्हें कौन से रीजन में मूव करना होगा, तुम बोलोगे इस रीजन में ओमेगा ले लो तो उसका डिस्टेंस हमेशा हमेशा 1 से कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू -3/5। ओके, मतलब ओमेगा किस रीजन में है, इस रीजन में। क्या इस रीजन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कैन बी एनीथिंग उस लाइन पे, लेकिन रियल पार्ट के बारे में कमेंट कर सकते हैं, डेट इज रियल ऑफ ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 1/5 और वी कैन से 5 इंटू रियल ऑफ ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 1। अल्टीमेटली तुम्हारे पास यही आंसर आ गया, 5 रियल ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन सोचो मैंने 1 मिनट में कर दिया था, किससे, अपना कुछ जेड को मान के। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट in the binomial expansion of 1 plus x to the power n in power of x are in the ratio this. Okay, अभी देखो ये सारे क्वेश्चन कॉमन है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस तो क्लास में कराए ही जाते हैं। ठीक है, बस इन्होंने डेटा चेंज कर दिया, सिंपल सी बात।
तो जब 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखते हो तो उसमें जो भी जनरल एक्स टू द पावर आर का कोएफिशिएंट होता है वो एनसीआर होता है। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट ले लो। 3 कंसेक्यूटिव कैसे लोगे? तो तुम बोलोगे एक ले लो एनसीआर माइनस 1, एक ले लो एनसीआर, अगला एनसीआर प्लस 1। 3 कंसेक्यूटिव का रेशियो मैंने मान लिया 2:15:70 गिवन है। ठीक है, यहां तक तो पहुंच चुके हैं। देन द एवरेज ऑफ दिस 3 कोएफिशिएंट, मतलब हमें निकालना है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर प्लस 1 बाई 3 कितना होगा। ओके, अब तुम्हें आंसर भी देख के लग रहा होगा थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने वाला है ना, तो ऑब्वियसली कैलकुलेटिव तो होगा। और ये निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एन और आर की वैल्यू निकालनी होगी। एन और आर की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने 2 इक्वेशन, एन और आर 2 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो एक बार मैं दिस अपॉन दिस कर देता हूं, एक बार दिस अपॉन दिस कर देता हूं। ओके, दैट इज मैंने क्या बोला, एनसीआर माइनस 1 अपॉन एनसीआर, या फिर उल्टा ले लो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी है 15/2। ओके, अब सबको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से पढ़ा है तो। ये फॉर्मूला बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, तो तुमने बोला दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ओके, सो यहां से तुम्हारे पास एन और आर में एक इक्वेशन आया, डेट इज 15 इंटू आर इज इक्वल टू 2n माइनस 2r प्लस 2। 17r इज इक्वल टू 2n प्लस 2। एक इक्वेशन रख लिया ना। दूसरा एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 70/15। अब यहां से फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया, तो दिस इज बेसिकली एन माइनस नीचे वाला फिर ऊपर वाला। ओके, तो दिस इज 70 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू एन माइनस आर। तो 70r प्लस 70 इज इक्वल टू 15n माइनस 15r। 15r प्लस 70r इज 85r प्लस 70 इज इक्वल टू 15n। ओके, दूसरा इक्वेशन आ गया आर में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों से निकालना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन डू, 17 इंटू 5 इज 85, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहला वाला मैं ये लिख लेता हूँ 85n प्लस 70 माइनस 15n इज इक्वल टू 0 लिख लिया। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85r, सॉरी r था यहाँ पे, 85r, इस दोनों को माइनस इज इक्वल टू 0, तो -10 माइनस 10n इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली कट जाएगा। तो यू कैन सी 70 प्लस 10 इज 80 एंड 10 माइनस 15 इज माइनस 5n इज इक्वल टू 0। 5n की वैल्यू आ गई 80, तो n इज इक्वल टू आ गया 16। तो n अगर 16 आ चुका है तो आई कैन फाइंड आउट r। 17r इज इक्वल टू 2n प्लस 2, तो 2 इंटू 16 इज 32 प्लस 2 दैट इज 34 इज इक्वल टू 17r। तो r की वैल्यू कितनी, 2। नाउ r आ चुका है, n आ चुका है, तो वी कैन ऑलवेज फाइंड NCR माइनस 1 दैट इज 16C1, अगला वाला 16C2, अगला वाला 16C3 डिवाइडेड बाय क्या चाहिए मुझे चाहिए डिवाइड बाय 3, ये आंसर होगा। सो 16C1 सबको पता है 16 होता है, 16C2 सबको पता है 16 इंटू 15/2 दैट इज 2 इंटू 8 120 प्लस 16 इंटू 15 इंटू 14/2 इंटू 3, 2 से गया 7, 3 से गया 5, तो दिस इज 16 इंटू 5 दैट इज 80 इंटू 7 560 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ गया सम बताओ, 0 प्लस 0 प्लस 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 5 प्लस 1 6 696/3 दैट इज 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 2 232 ऑप्शन नंबर 2।
तो मैंने शुरुआत में ही बोला था ये क्वेश्चन कैसा होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, कैलकुलेटिव होने वाला है, क्योंकि ऑप्शंस देख के ही लग रहे थे। तो बेसिकली अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं था तो अभी के अभी याद कर लो, ताकि इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चन आए तो तुम बहुत ही आसानी से कर सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है। अब आ गया लिमिट का क्वेश्चन। इस बार इन्होंने चारों ऑप्शंस में लिमिट्स दे रखे हैं। बोला गया फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 4। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह देख के बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है हमें। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन चार ऑप्शन से कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। एक्स इज इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, जो भी ऑप्शंस भी है तो 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस पे है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी पे कमेंट करने के लिए हमें 4 प्लस और 4 माइनस पे लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 4 प्लस पे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई 4 के बारे में सोचो। अब सोचो 4 प्लस का मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा, 4 से थोड़ा सा बड़ा के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कुछ मान लो 4.1। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 4। 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4 माइनस, अब सोचो 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय 4, ये नंबर क्या ग्रेटर देन 1 होगा। तुम बोलोगे हाँ थोड़ा सा 1 से बड़ा, थोड़ा सा 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। आंसर कितना, 3। तो 4 प्लस पे लिमिट आ गया 3। चलो 4 माइनस पे चलते हैं, 4 माइनस पे चलते हैं। 4 माइनस का मतलब 4 से थोड़ा सा छोटा, 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 3 माइनस 4 से अगर छोटा नंबर है डेट इज 3.9 टाइप डिवाइड बाय 4, तो ये तो हमेशा लेस देन 1 है। 1 से हल्का सा भी छोटा नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0। कितना आ गया, 3। अरे वाह, RHL और LHL दोनों के दोनों सेम आ गए, तो यहां पे कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। नहीं, f(4) भी निकालना पड़ेगा ना कंटिन्यूटी के लिए। f(4) निकालोगे तो क्या आएगा, 4 का ग्रेटर इंटीजर 4 माइनस 1, 4 बाई 4 इज 1, 1 का ग्रेटर इंटीजर 1, तो ये भी 3। दिस मीन्स f(x) इज कंटिन्यूअस। सब कुछ मतलब LHL इज इक्वल टू f ऑफ a और f(4) इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा, और सबका वैल्यू 3 के बराबर आया। दिस मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये वाला क्वेश्चन इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था और हमें कर लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। 2 पोल्स स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, आर ऑफ हाइट 5 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। The line joining their tops makes an angle 15 degree with the ground. Then the distance between the pole is. वाह सिंपल, ये सब क्वेश्चन तो क्लास 10th में किया करते थे। 2 पोल्स खड़े हैं, एक का हाइट है 5 मीटर, तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। अब बोला गया एंगल ग्राउंड से जो बना रहा है दोनों को कनेक्ट करने पे, डेट एंगल इज 15 डिग्री। अब बेसिकली यहाँ फंसाया कहाँ गया है, तुम्हें 15 डिग्री का वैल्यू याद है कि नहीं। अच्छा सपोज याद नहीं है तो क्या करोगे, ऑब्वियसली निकाल लोगे है ना, 45 माइनस 30 करके। चलो अब बोला गया देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल बताओ, ये वाला चीज़ बताओ। तो वाई बताओ, एक ही बार में काम खत्म। इस ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल में देख लो, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 5/y, एंड tan 15 डिग्री का तो वैल्यू निकाला ही जा सकता है। tan A डेट इज you can always write tan 45 degree minus 30 degree, that is 1 minus 1 by root 3 divided by 1 plus 1 by root 3, a minus b divided by tan a tan b प्लस के साथ, तो ये आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ओके, तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लिया, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 2, डेट इज 2 माइनस रूट 3। ओके, सो दिस इज 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इसको रैशनलाइज करोगे तो 5 इंटू 2 प्लस रूट 3। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 3D ज्योमेट्री।
द वर्टेक्स बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी लाई ऑन द लाइन दिस। अब एक उन्होंने लाइन दे रखा है, उन्होंने बोला है बी और सी जो है किसी ट्राइंगल ए बी सी का, वो इस लाइन पे है। ठीक है, देखते हैं कैसे सीन चल रहा है, हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। एक रफ स्केच तो बना ही सकते हैं। ठीक है, अब देखना, बोला कि कोई भी एक लाइन है, इसका डायरेक्शन वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, नाउ बी और सी इसी पॉइंट लाइन पे है। ओके, सपोज दिस इज बी, दिस इज सी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 गिवन है। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल गिवन डेट द पॉइंट ए इज दिस। पॉइंट ए कहीं पे होगा। ठीक है, यहां पे मान लिया ए इज 1, -1, 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताओ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अभी सोचना, वन ऑफ द मेथड कैन बी, मैं बी कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, सी कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, कुछ कुछ कर लूँ, अपने आप हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, या फिर मैं बताता हूँ बहुत ही प्यारा सा मेथड। मैंने ऐसे सोचा, मैंने बोला भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। तुम बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके भाई बता, इसका बेस पता है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर 5। मुझे हाइट ही चाहिए क्या? हाँ सर। दिस मीन्स हाइट का मतलब ए से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तुम्हें। तुम बोलोगे हाँ सर। क्या मैं अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ, सपोज दिस पॉइंट इज एम, ए एम निकाल लूँ, ए एम का मॉड, तो एरिया आ जाएगा कि हाफ इंटू 5 इंटू ए एम का मॉड। तुम बोलोगे हाँ सर। अब ए एम का मॉड निकालने के लिए दिमाग लगाना है तुम्हें बस। ओके, वन ऑफ द मेथड कैन बी, तुम बोलोगे सर एक पॉइंट तो पता है ऑलरेडी, एक पॉइंट कहीं भी होगा, मुझे ये वेक्टर पता होगा, ये थीटा पता होगा, ये थीटा पता होगा, ये वेक्टर पता होगा, तो आई कैन ऑलवेज फाइंड ए एम। वन ऑफ द मेथड कैन बी डैट। दूसरा मेथड कैन बी, तुम क्या करो, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम की वैल्यू निकाल लो। एम की वैल्यू निकाल लेते हो तो ए एम डिस्टेंस निकालना ईजी है। तो चलो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। एम की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने आ जाए। आगे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तुम निकाल सकते हो। तुमने बोला सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम जो है वो लाइन पे है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा जनरल वो कैसा होगा, 3 लैम्डा -2, 0 लैम्डा +1, 4 लैम्डा -0। एम पॉइंट ईजी आ गया। नाउ वी कैन सी ए एम वैक्टर जो होगा वो कितना आएगा। तुम बोलोगे 3 लैम्डा -2 -1, दैट इज 3 लैम्डा -3 आई कैप, और ये पॉइंट है -1, तो 1 -1 दैट इज 2j कैप प्लस 4 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -2 के कैप। ए एम वैक्टर आ गया। ए एम वैक्टर का डॉट इस डायरेक्शन वैक्टर के साथ 0 कर दो। ए एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 होना चाहिए। तो 3 इंटू दिस इज बेसिकली 9 लैम्डा -9, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 4 इंटू 4 लैम्डा -2 इज 16 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0, 9 + 16 इज 25 एंड दिस इज 17। वाह खतरनाक सा लैम्डा आ गया, 17/25। ओके 17/25 अगर आ ही गया, अच्छा एरिया भी खतरनाक सा ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। 17/25 आ चुका है तो आई कैन ऑलवेज फाइंड दी एम पॉइंट। सो यू कैन सी एम पॉइंट क्या आएगा, 3 लैम्डा दैट इज 51/25 -2 दैट इज 51 - 50/25 दैट इज 1/25। ओके, एक कोऑर्डिनेट इज 1/25, दूसरा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तीसरा कोऑर्डिनेट 4 इंटू 17/25 है, तो ये कितना आ गया 68। तो दिस इज 68/25। नाउ आई कैन ऑलवेज फाइंड ए एम डिस्टेंस। ए एम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट अंडर a -1/1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -+2 का होल स्क्वायर दैट इज 4
अगला वाला इज 2 माइनस 68/25, 68/25 का होल स्क्वायर। बस ये निकाल लो, काम खत्म तुम्हारा। तुमने बोला दिस इज 25 - 1, 24 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का होल स्क्वायर। इसको मैं कर देता हूँ 4 × 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 50 - 68 कितना हो जाएगा 18। तो 18 का होल स्क्वायर बाय 25 का होल स्क्वायर। सो दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1/25 बाहर आ जाएगा एंड रूट के अंदर जाएगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज 576। 25 का स्क्वायर हमें पता होता है 625। 625 इंटू 4, तो 625 इंटू 2 कितना होगा 1250। 1250 इंटू 2 2500 प्लस 18 स्क्वायर तो 324 होता है। तो ये बेसिकली सम ऑफ कितना आएगा 1/25। सम किया तो 576, 76 प्लस 24 इज 100। 500 प्लस 300 800, एक 900, तो 2500 प्लस 900 इज 3400। दैट इज 100 बाहर तो 10 बाहर, 10/25 इंटू रूट 34। ओके, तो AM डिस्टेंस आ चुका है। नाउ आई कैन फाइंड द एरिया। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 10/25 रूट 34। कैलकुलेट कर लो, 5 × 5, 5 × 2, 2 से 2 कट गया, रूट 34 ही आ गया एरिया। ऑप्शन नंबर 4। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ फंक्शन बोला गया इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन द वैल्यू ऑफ a - b। सिंपल, मुझे पीस वाइज फंक्शन गिवन है, बोला गया ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है और मुझे दिख भी रहा है कि दिस फंक्शन इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन एट x इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली 5 पे ही शक था हमें, क्योंकि मॉड कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो 5 पे बस हमें चेक करना था। हमें बताना है कि LHL एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5, तभी कंटिन्यूअस होगा। चलो, LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 से छोटा, उसके अंदर फंक्शन इज a पाई माइनस x का मॉड इज इक्वल टू आना चाहिए लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 प्लस b x माइनस पाई का मॉड, और f ऑफ 5 तो सेम इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि 5 इसी पे डिफाइंड। सो वी कैन सी 5 माइनस पाई से बड़ा होता है 5 या छोटा होता है। व्हेन यू विल सी हियर इट इज 5, यहाँ पे 5 कहीं, यहाँ पाई, तो 5 से छोटा नंबर भी ले लो तो वो तो पाई से बड़ा ही रहेगा, तो मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, +1 मैंने मिस किया है और यहाँ +3 मिस किया है, देख लो गड़बड़ होता है। तो आई कैन सी 5 रखोगे तो पॉजिटिव से खुलेगा, तो a × पाई माइनस 5 +1 इज इक्वल टू 5 से बड़ा रखोगे फिर भी पॉजिटिव, b × 5 माइनस पाई +3। तो यहाँ से आई कैन ऑलवेज सी a × पाई माइनस 5 माइनस b × 5 माइनस पाई इज इक्वल टू 2। मुझे a माइनस b चाहिए था। अच्छा, यहाँ मॉड माइनस से खुलेगा, सॉरी, दिस इज ये, हाँ ठीक है। नाउ आई कैन सी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो a × पाई माइनस 5 माइनस b प्लस b × 5 माइनस पाई इज इक्वल टू -2, और a माइनस b × पाई माइनस 5 इज इक्वल टू -2, और a माइनस b कैन बी रिटन एज 2/5 माइनस पाई, 2/पाई माइनस 5 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। इस बार हमें क्या दिखा कि 2 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आ गए, लिमिट्स पे। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने LHL RHL वाला काम किया था, कंटिन्यूटी वाला,
सेम फिर से क्वेश्चन आ गया, मतलब एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इजी कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी वाटर टैंक हैज दिस शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ओके, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में गिवन है एक वाटर टैंक, कोई दिक्कत नहीं है। उस सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/2 का tan इनवर्स। बेसिकली अगर ये एंगल थीटा है तो हमें tan थीटा गिवन है 1/2। ओके, नाउ वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। बेसिकली इसमें पानी डाला जा रहा है 5 मीटर क्यूब पर मिनट के दर से, ठीक है, डेट इज dv अपॉन dt। dv अपॉन dt मुझे पता है 5 प्लस के साथ क्योंकि एडिशन हो रहा है। देन द रेट इन मीटर पर मिनट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट ए इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। कभी तो इतना पानी होगा जब डेप्थ कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे रेडियस कुछ स्मॉल r के बराबर होगा, ठीक है। देन मुझे पता होगा कि वॉल्यूम कितना आने वाला है इस वाटर का एट दैट टाइम, द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ। मान लेते हैं अभी इसका हाइट कुछ h है, मुझे नहीं पता है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा π/3 r² इंटू एच। नाउ मुझे एक रिलेशन पता है tan थीटा इज 1/2 एंड tan थीटा ये है, तो p बाई परपेंडिकुलर r/h इज इक्वल टू 1/2। मुझे हाइट चाहिए होगा एट एन इंस्टेंट राइजिंग dh/dt चाहिए, तो r को मैं रिप्लेस कर दूंगा, r कैन बी h/2। तो वी कैन सी π/3 r कैन बी h/2, तो h² और इंटू h/3/2 डेट इज 4, तो दिस इज πh³/12 वॉल्यूम। तो अब मैं dv अपॉन dt निकालूंगा, तो दिस कैन बी रिटन एज π/12 लिखो 3h² इंटू dh/dt। ओके, dv अपॉन dt इज 5 एंड इधर से मेरे पास आ गया π/12, तो 3 से 4 तो π/4 h² tan² 100 इंटू dh/dt, बस आ गया 4 इंटू 25 5 इंटू 5, तो dh/dt कितना आ गया 1/5π 1/5π ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, हमें कर लेना चाहिए बेसिकली, ठीक है, ये सब एग्जाम में। अब आ गया भाई डेफिनेट इंटीग्रल, और ऑप्शन भी गंदा टाइप का दिख रहा है हमें, और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है बताओ। तुमने देखा सर इंटीग्रेशन के आगे कुछ x है और अंदर में x² का टर्म है, मतलब कैसे, x² है और x⁴ को भी तो लिखा ही जा सकता है x² का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को देख के दिमाग में यही आना चाहिए कि सर क्यों ना मैं x² को t सब्सटीट्यूट कर दूं, थोड़ा सा तो इजी होगा ना लाइफ, ठीक है, इजी करते हैं थोड़ा सा लाइफ। देखो, पुट x² is equal to t, so you can see 2x into dx is basically dt, so x dx की वैल्यू आ गई dt/2। वो इंटीग्रल बन गया, जब x 0 तो t भी 0, x 1 तो t भी 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/2 cot इनवर्स 1 माइनस t प्लस t² dt, ये बन गया। ओके, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में है, 0 से बड़ा नंबर और 1 से छोटा, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज पॉजिटिव है, तुम बोलोगे हाँ सर। ये भी पॉजिटिव है, तुम बोलोगे हाँ सर। अच्छा, 1 माइनस टी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि t 0 से 1 के बीच में है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा, तुम बोलोगे हाँ सर। अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा तो दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस t² माइनस t। ओके,
जैसे ही अब तुम ये देखते हो, तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ाया जाता है तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। देखना 1/2 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखा जाता है 1 प्लस t इंटू टी माइनस 1। नाउ इस 1 को लिखा जा सकता है t माइनस 1। तो यहां से tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स t माइनस 1 dt तो ऑब्वियसली है ही। तो 1/2 को तो मैंने रहने दिया पहले ही, इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स t dt माइनस, देखना अब tan इनवर्स a माइनस बी माइनस कॉमन लिया तो यहां से t माइनस 1 आ रहा है और t माइनस टी प्लस 1। ओके, तो दिस इज 0 से 1 tan इनवर्स t माइनस 1 dt। इसमें अगर किंग्स रूल लगाए तो a प्लस बी माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस टी माइनस 1, तो माइनस टी आएगा और वो माइनस बाहर निकालेगा, तो दिस विल बी सेम एज 0 से 1 tan इनवर्स t dt प्लस tan इनवर्स t dt। तो ये बेसिकली 2 इंटू tan इनवर्स t dt आ गया, तो 2 कैंसल आउट भी हो गया। तो ये फाइनली कितना आ गया तुम्हारा सिर्फ आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स t dt। ठीक है, यहां तक तो आ गए तुम। अब इसके आगे भी लोचा, क्या लोचा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ ही जाएगा, तब तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो 2-3 तरीका होता है, ठीक है। एक तो तरीका वो हो सकता है कि tan इनवर्स x को कुछ थीटा मान लो, उसके बाद लेके चलो, ठीक है, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट करो। दूसरा मेथड कैन बी, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो बताया जाता है कि एक फंक्शन 1 लो और बाय पार्ट्स लगा दो। ओके, अब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने, तो ऑब्वियसली जिसका इंटीग्रेशन करना इजी उसको मानो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेट इज x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस x tan इनवर्स माइनस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसे जा सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो तो पता होता है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन हमें बहुत आसानी से आता है 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रख लो। अब तुम्हें लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 1 तक, तो ऑब्वियसली तुम 1 डालोगे, 1 इंटू tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 1 डालोगे इधर तो 1/2 ln 2 और 0 डालोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो π/4 माइनस 1/2 ln 2, π/4 माइनस 1/2 ln 2, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी इंटीग्रेशन का। ठीक है, पहले उन्होंने सॉल्व करवाया सब्स्टिट्यूशन लगा के, उसके बाद उन्होंने चेक किया कि क्या तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रॉपर्टी आता है, उसके बाद उन्होंने ये वाला इंटीग्रेशन ला दिया जो बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है। अगर नहीं याद है तुम्हें तो तुम यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट बाय पार्ट्स, और अगर याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद ही रख लो आज से कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x जो होता है वो होता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ln x भी याद रखा करो, x ln x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सब काम आ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेन से है, लेट P बी द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करे। ठीक है, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन से लिखते हैं। P1 इज इक्वल टू 0 है, P2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है P3, दिस कैन बी रिटन एज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो लैम्डा किसके साथ लगाना है, यू कैन ऑलवेज डिसाइड, किसी को भी P1 P2 नाम दे दो, तो मैं इसके साथ लैम्डा लगाऊंगा, मुझे दिख रहा है इसका कोएफिशिएंट इजी। तो मैंने बोला द प्लेन कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पी। एंड अब लैम्डा निकालने के लिए उसने एक कंडीशन दे रखा है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अच्छा पता करो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अगर कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब वो ऐसा प्लेन है, ओके, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किसके अलोंग होगा? तुम बोलोगे आई कैप के अलोंग। ओके, तो नॉर्मल वेक्टर विल बी सेम एज आई कैप। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर को आई कैप से इक्वेट कर दो। तो यू कैन ऑलवेज से 2 प्लस लैम्डा एक्स 3 प्लस लैम्डा वाई प्लस इधर से क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा जेड प्लस 5 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया इसका 2 प्लस लैम्डा आई कैप 3 प्लस लैम्डा जे कैप 1 प्लस लैम्डा के कैप। एंड दिस नॉर्मल वेक्टर को कंपेयर करना है एन वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप से। ओके, तो यू विल सी 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, लैम्डा इज 1 आना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू आना चाहिए -1, लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गया। तो एन वेक्टर कितना आ गया तुम्हारा आई कैप 3 - 1 इज 2 जे कैप एंड 1 - 1 इज 0 के कैप। ठीक है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, तो प्लेन आ गया तुम्हारा। ओके, तो प्लेन कैन बी रिटन एज x प्लस 2y, देखो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस रखोगे तो x प्लस 2y एंड -1 यहाँ रखा तो 5 + 6 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 0, 0, 256 से, तो 11 डिवाइडेड बाय √5 आ गया। कैसे निकाला? वही फॉर्मूला ax0 प्लस by0 प्लस cz0 प्लस d डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस c² से। ठीक है, तो 11/√5 ऑप्शन नंबर 4। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों से हो जाना चाहिए पहले अटेम्प्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, जहां पे a के बारे में कुछ कंडीशन गिवन है, डेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0 and 1। ओके, और परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उससे a निकल जाएगा। कैसे? इस लाइन का स्लोप कितना y इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या लिखूं -1/a-1 मल्टीप्लाइड बाय इस लाइन का स्लोप कितना -2/a² इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो a² इंटू a-1 इज इक्वल टू -2 होना चाहिए, -1 कटेगा है ना। तो यहाँ से आई कैन ऑलवेज सी a³ -a² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a³ -a² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कुछ आ रही है क्या 8 + 4 -2 चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो a इज इक्वल टू -1 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो a + 1 इंटू अगला आएगा a² कांस्टेंट के लिए +2, और यहाँ से मुझे अगर a² a इंटू 2 इज 2a, तो यह -2a चाहिए, तभी 0 हो पाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0, सो आई कैन से a विल बी इक्वल टू -1 और a² -2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से यू विल सी b प्लस और माइनस √b² -4ac, जहाँ से अनडिफाइंड टाइप आ जाएगा। ठीक है, वो तो a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो दिस इज -1 -1 -2, तो x
माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू -1 रख दो इधर भी, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, दोनों को ऐड कर दो तो 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5। x अगर 3/5 आ चुका है तो y कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2x 6/5 डेट इज -1/5। ओके, तो -1/5 कॉमा 3/5 कॉमा -1/5 आ गया पॉइंट। अब उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0,0 तो 3 - 0 9/25 प्लस 1/25 डेट इज 10/25। तो आंसर कितना आना चाहिए? रूट के अंदर 10/25, 5 2 बचे 25, रूट अंडर 2/5, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो ओके, तो आगे क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ये कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल आता है लगभग। तो कॉमन टेंजेंट टू सर्कल दिस एंड दिस, ठीक है, 2 सर्कल गिवन है, उस पर कॉमन टेंजेंट वगैरह पूछा है, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में इसके आगे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।